अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के ज़राए कौन कौन से हैं, कानून कहाँ से आता है, कानून कहाँ से जनरेट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेजर 3 और इसके साथ पार्शियल 2 स्कूल ऑफ थॉट मेंशन है। तो सबसे फर्स्ट पे है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, नंबर 2 लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स, इस्लाम एंड कस्टम। गाइज इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ, टर्म लिखी हुई ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये आपका कंसेप्ट फॉरएवर क्लियर हो जाए। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है असूल कानून। असूल कानून से मुराद ये है कि स्टैंडर्ड मेयार। अब देखिए, एक लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई फ़र्द भी हो सकता है, यानी कि कानून साज इदारा या कानून साज फ़र्द जो कानून बना ला। अब उसके पास कोई तो असूल कानून होना चाहिए, उसके पास कोई तो म्यार होना चाहिए जिसको वो मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी कर सके। तो इसको इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि कानून बनाने के लिए असूल। इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को मदर ऑफ लॉ भी कहते हैं, यानी कि जहाँ से लॉ बनते हैं। असल में तो लॉ नीचे, सोर्सेज ऑफ लॉ नीचे वाले हैं, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुराद है कि वो असूल जिनके तहत लॉ बनता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट की एग्जांपल देता हूँ। एक एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, उनका मानना ये है कि जो कानून है ना, ये नाफज करवाने के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह थॉमस होब्स हैं, वो कहते हैं कि इंसान एक वाइल्ड एनिमल है, एक ब्रूटल एनिमल है, इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए, सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। जबकि इसके बरक्स एथिकल स्कूल ऑफ थाट है जो रोसू, वो कहता है कि जो इंसान है वो एक बिल्कुल पीसफुल एनिमल है। तो अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह लॉक कहता है कि इंसान सेल्फ प्रिजर्वेशन करता है, अपने आप का खुद मुहासबा करता है, लिहाजा ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट लॉज होने चाहिए ताकि इंसान अपने आप का खुद मुहासबा कर सके। अब देखिए, ये 2 स्कूल ऑफ थॉट है ना। अब अगर एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के पर्सन, लेजिस्लेचर जो है, कानून बनाने वाला इदारा है या कानून बनाने वाला शख्स है, वो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को सामने रखेगा तो फिर वो उस तरह के कवानीन बनाएगा। अगर उसका माइंड दूसरी साइड पर वो एथिकल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ रुझान हुआ तो वो फिर उस तरह के सॉफ्ट कानून बनाएगा। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कानून बनाने के लिए रहनुमाई हासिल करना और कानून बनाने के लिए असूल का होना। बहरहाल हम अपने असल टॉपिक की तरह आते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ। हमारे पास सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन आइन, आइन से भी लॉ बनता है। और याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खुद भी लॉ है और ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ भी है। दोनों में डिफरेंस है ना, कि एक खुद ये कानून है, खुद लॉ है, और एक है सोर्स ऑफ लॉ जहाँ से कानून मजीद बनने हैं। खुद कैसे लॉ है? मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4, 5 स्टार्ट के जो आर्टिकल है वो हमें बताते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, ये इंसान के बुनियादी हक हैं। तो वो कवानीन है यहाँ पे ये। जबकि इसके बाद हम आगे देखते हैं, आर्टिकल 31 है। आर्टिकल 31 बताता है कि पाकिस्तान का आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि ऐसे कवानीन मुल्क में बनने चाहिए जिससे इस्लाम पर अमल पैरा होने में, इस्लाम को फॉलो करने में सहूलियात हासिल हों। तो ये एज अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन भी हो गया, यानी कि सोर्स ऑफ लॉ भी हुआ और खुद बताते खुद कानून भी हुआ। नंबर 2 हमारे पास है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी। और कानून साजी, जो लेजिस्लेशन का वर्ड जब यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है पार्लियामेंट या फिर सेनेट से कानून साजी होना। तो लोअर हाउस, अपर हाउस, यानी कि पार्लियामेंट और सेनेट, तो ये लेजिस्लेशन। और नंबर 3 है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि सुपीरियर कोर्ट्स के केस लाज, यानी कि कोई सुपीरियर कोर्ट है, जब वो एक केस लाज देती है, एक प्रेसिडेंट देती है, इट्स मीन के नीचे वाली जो लोअर कोर्ट होती हैं उनके सामने एक कानून आ जाता है, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने फैसले करती हैं। तो इट्स मीन प्रेसिडेंट, जो सुपीरियर कोर्ट्स के केस लाज होते हैं वो भी सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। हाई कोर्ट है, उसके जो केस लाज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो लोअर कोर्ट्स बाउंड है उन पर अमल दरामद करने के लिए,
यानी कि उनको एज अ सैंपल सामने रखते हुए कानून फैसले करने के लिए। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट की कोई केस ऑफ लॉ आता है, उसकी कोई प्रेसिडेंट आती है, फिर हाई कोर्ट्स में तमाम कोर्ट्स हैं वो बाउंड हो जाती हैं कि उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक फ़ैसले करें, यानी कि प्रेसिडेंट्स भी सोर्स ऑफ लॉ है। नंबर 4 और 5 है इस्लाम एंड कस्टम। ये दोनों को मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, इस्लाम एंड कस्टम। इस्लाम एंड कस्टम भी हमारे यहाँ एक सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, एक सोर्स ऑफ लॉ है, इससे भी कवानीन बनते हैं। वो अलग बात है कि मुकम्मल तौर पे सोर्स ऑफ लॉ इस्लाम एंड कस्टम नहीं है। हमारी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस ज़्यादा फोकस होता है उस पर। ज्यूरिस्प्रूडेंस ऊपर जो हमने डिस्कस किया था कि वो असूल जिनको मद्देनज़र रखते हुए लॉ बनना है, तो वो दो असूल हो सकते हैं, या तो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के या फिर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब यूके है या कोई इस तरह का कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे तो प्योर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस होगी ना। जबकि जो हमारा इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, लेकिन ये कॉम्बो है, यानी कि मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का एंड इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का। बहरहाल इस्लाम एंड कस्टम ये भी सोर्स ऑफ लॉ है। क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम जो ये एक सोर्स ऑफ लॉ है, इससे कवानीन बनते हैं। कस्टम है, इससे भी कवानीन बनते हैं। मिसाल के तौर पे जो कस्टम होती है वो वे ऑफ लाइफ को कहते हैं, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को। तो हमारी जो कस्टम है वो भी कानून है। मिसाल के तौर पे निकाह करना है, ये हमारी एक कस्टम है ना, तो इसको लीगलाइजेशन का स्टेटस मिल गया, तो इसको कस्टम, लीगल कस्टम कहेंगे। कस्टम तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वो कस्टम जिसमें कानून का अमल दखल हो, जिसको कानून में अहमियत मिल जाए, कानून में उसके लिए रेमेडीज़ मौजूद हों, उसको क्या बोलेंगे? लीगल कस्टम्स। तो लीगल कस्टम्स और इस्लाम जो है ये, इसको इसलिए मैं वे ऑफ लाइफ कहता हूँ कि इस्लाम जस्ट नॉट अ रिलीजन ऑफ वर्शिपिंग, ये सिर्फ इबादत का तरीका नहीं बताता, बल्कि ये एक पूरा कोड ऑफ लाइफ देता है, वे ऑफ लाइफ देता है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो फिर ये भी सोर्स ऑफ लॉ हुआ।